हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस के लिए जो मैंने एक घटना चक्र वाली सीरीज़ भी चलाई है। घटना चक्र के मॉडल आंसर, वैसे मेरी एक एल सीरीज़ चल रही है मुख्य परीक्षा 2023-24 के लिए। और घटना चक्र मॉडल आंसर में क्या है, बहुत अच्छे बहुत शानदार प्रश्न उत्तर दिए रहते हैं। तो बहुत अच्छे आप लोग की उससे प्रैक्टिस हो जाएगी, इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको पढ़ना। इसकी जो पीडीएफ है, ये संविधान का पेपर 2 है। इसमें हम 3 नंबर, इसमें जो आज हम करने वाले हैं वो 3 नंबर के प्रश्न, लेकिन बहुत शानदार प्रश्न है। वो आपको 5 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। 15 क्वेश्चन है ये। किसी राज्य के राज्यपाल पर क्या महाभियोग लगाया जा सकता है? इसका जो पीडीएफ है, जो संविधान मुख्य परीक्षा का ग्रुप है, जो कि आपको नोट्स लेने पर मिला है, उसमें मैं डाल दूंगी, लिखकर इसको तैयार कर लीजिएगा। किसी राज्य के राज्यपाल पर क्या महाभियोग लगाया जा सकता है? तो राज्यपाल पर किसी भी दशा में महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त पदाधिकारी होता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर काम करता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राज्यपाल को कभी भी बर्खास्त किया जा सकता है। किसकी? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर। इस पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, अब केवल विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा है? ये केवल विधिक अधिकार है, जबकि पहले यह मौलिक अधिकार था। पहले ये मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन में इसको हटा दिया है और इसको कौन सा कर दिया है? इसको विधिक अधिकार कर दिया है। सॉरी, इसको विधिक अधिकार कर दिया है। पहले ये मौलिक अधिकार था। अस्थायी स्पीकर से क्या तात्पर्य है? तो आम चुनाव या मध्य अवधि चुनाव के बाद गठित सदन के स्थायी स्पीकर के चुने जाने तक सदन की कार्यवाही संचालित करने तथा निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति तथा राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाने वाला जो स्पीकर होता है वो अस्थायी स्पीकर कहलाता है। पहले अस्थायी स्पीकर या प्रोटेम स्पीकर कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे सदन के। संसदीय कार्य प्रणाली में नियम 184 तथा नियम 193 क्या है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो नियम 184 के अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले लोक महत्व के प्रस्तावों पर चर्चा के बाद मतदान कराए जाने का प्रावधान है। मतलब संसद जो सदन होते हैं वो कोई लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं, उसके बाद उस पर मतदान करवाया जाता है, उसका प्रावधान है। जबकि नियम 193 उठाए गए तात्कालिक महत्वों पर चर्चा के बाद मतदान नहीं कराया जाता। मतलब नियम 184 में चर्चा पर मतदान करवाया जाता है, कौन कौन इसके पक्ष में है, जबकि ये जो 193 है वो तात्कालिक मुद्दों पर रहता है और इस पर मतदान नहीं कराया जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी मेंस का पैकेज आप देख सकते हैं। एमपीपीएससी 2024 का संपूर्ण पैकेज, इसमें प्रीलिम्स भी मिलेंगे, इसमें मेंस भी मिलेगा, इसमें प्रीलिम्स के 12,000 एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट भी मिलेगा। तो ये बहुत ही शानदार सुपर डुपर प्रश्नों का संग्रह है। इसमें प्रीलिम्स की आपको 11 बुकलेट मिलती हैं और एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है तैयारी के लिए। प्रीलिम्स के प्रैक्टिस सेट की 3 बुकलेट मिलती हैं और इसमें 12,000 एमसीक्यू यूनिट वाइज रहते हैं। मुख्य परीक्षा नोट्स की 44 बुकलेट रहती हैं, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहती हैं, 32 बुकलेट 5 नंबर की रहती हैं और 5 नंबर और 11 नंबर की 32 बुकलेट रहती हैं और 25 व्हाट्सएप ग्रुप फ्री रहते हैं। इस प्रकार की मुख्य परीक्षा की 44 रहती हैं, प्री की 11 रहती है और प्री का 3 प्रैक्टिस सेट रहते हैं। इस प्रकार से ये टोटल 58 बुकलेट रहती है। हमारे जो नोट्स हैं प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है, हैंड रिटन, मतलब टॉपिक को ही प्रश्नोत्तर श्रृंखला में बनाया है। जैसे कि स्वास्थ्य कोई टॉपिक है, स्वास्थ्य में निरोधात्मक टॉपिक है, कोई निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं, तो उससे संबंधित जितने प्रश्न बन सकते हैं, कोई योजना बन सकती है, तो उसको प्रश्नोत्तर श्रृंखला में कवर किया है। अगर आप हमारे मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। 58 बुक्स लेना चाहते हैं या केवल प्री लेना चाहते हैं, केवल मेंस लेना चाहते हैं। इसके अलावा जो व्हाट्सएप ग्रुप मिलेंगे उनमें हम तैयारी कराते हैं। प्री के साथ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है और मेंस के साथ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप मिलता है। मेंस के साथ 25 मिलते हैं अलग अलग सब्जेक्ट के और प्री का 1 रहता है और टेस्ट का भी 1 रहता है। कुछ पदाधिकारियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, यह पदाधिकारी कौन है? तो निम्नलिखित के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। एक है भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य किसी न्यायाधीश के विरुद्ध जो न्यायिक हैसियत से कार्य कर रहा है।
प्राइवेट व्यक्ति या निकाय, चाहे वो निगमित हो या नहीं, इनके खिलाफ परमादेश जारी नहीं कर सकते। अगला है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को संक्षिप्त रूप से व्यक्त करने वाला जो लेख होता है वो संविधान की प्रस्तावना कहलाता है। क्या कहलाता है? जो संविधान के उद्देश्यों को और लक्ष्यों को बताता है। न्यायिक विवादों में संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों के विनिश्चय में इसका प्रयोग किया जाता है। किसमें? न्यायिक विवादों में। अगला है श्वेत पत्र। तो भारत सरकार की नीतियों एवं प्रशासनिक आदेशों का एक संक्षिप्त प्रारूप श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर कहलाता है। किसका? भारत सरकार की नीतियों एवं प्रशासनिक आदेशों का एक संक्षिप्त प्रारूप श्वेत पत्र या व्हाइट पेपर कहलाता है। इसे सामान्य जन तक सरकारी नीतियों की वास्तविक जानकारी देने के लिए निर्गत करते हैं। किस लिए करते हैं? ताकि सरकारी नीतियों की जानकारी प्राप्त हो सके। अगला है राष्ट्रपति का अभिभाषण। तो प्रत्येक सदन के अधिवेशन के प्रारंभ तथा नई लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों द्वारा शपथ लिए जाने के बाद, जैसे ही अधिवेशन प्रारंभ होता है और नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद भवन के सेंट्रल हॉल में दिया गया भाषण राष्ट्रपति का अभिभाषण कहलाता है। इसमें सरकार की विगत नीतियों की समीक्षा तथा आगामी नीतियों का विवरण होता है। मतलब पहले जो नीतियाँ हुई हैं वो कैसी आई हैं, उनकी समीक्षा की जाती है तथा जो आने वाली नीतियाँ हैं उनका विवरण जो होता है वो इसमें दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेखानुदान। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा आकांक्षा 1957 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। नीचे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिलेगी। व्हाट्सएप चैनल हमारा जीके विद आकांक्षा के नाम से है, उसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। लेखानुदान का वर्णन अनुच्छेद 116 में है और जो लेखानुदान है वो लोकसभा को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह बजट ना पास होने तक के लिए अग्रिम धन ले सकता है। जब तक बजट पास नहीं होता उसके पहले ही आप धन ले सकते हैं। यह धन संचित निधि से लिया जाता है। सामान्यतः यह 2 माह के लिए होता है, इस पर कोई बहस नहीं होती है। इसे अंतरिम बजट भी कहते हैं। पूरक बजट क्या होता है? यदि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संसद द्वारा प्राधिकृत धनराशि अपर्याप्त मालूम पड़े या किसी अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता पड़े जिसका उल्लेख बजट में ना हो तो राष्ट्रपति पूरक बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अगला है शून्यकाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शून्यकाल वाला। तो शून्यकाल आमतौर पर प्रश्नकाल के बाद आता है। क्या है? शून्यकाल जो है वो आमतौर पर प्रश्नकाल के बाद आता है। यह लगभग 12 बजे के आसपास शुरू होता है। शून्यकाल से कब शुरू होता है? लगभग 12 बजे के आसपास ये शुरू होता है और इसमें लोकहित के जरूरी प्रश्न पूछे जाते हैं। लोकहित के जो जरूरी प्रश्न हैं वो इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं और इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के ही प्रश्न, मतलब पहले से सूचना नहीं दी जाती, वो बिना किसी पूर्व सूचना के ही ये पूछ लिए जाते हैं। तो शून्यकाल आमतौर पर कब होता है? प्रश्नकाल के बाद और 12 बजे के आसपास शुरू होता है। अगला है व्यवस्था का प्रश्न। तो यह एक असाधारण प्रक्रिया है। जो व्यवस्था का प्रश्न है वो क्या है? एक असाधारण प्रक्रिया है जिसके उठाए जाने पर सदन की कार्यवाही निलंबित हो जाती है। व्यवस्था के प्रश्न में क्या है? उसको उठा लिया अगर तो सदन की कार्यवाही निलंबित हो जाती है और उस समय बोल रहे सदस्य को अपना भाषण रोकना पड़ता है। इसका उद्देश्य सदन के कार्यों को विनियमित करने के लिए नियमों, निर्देशों तथा संविधान के प्रवर्तन में अध्यक्ष की सहायता करना है। क्या है उसका उद्देश्य? सदन के कार्यों को विनियमित करने के लिए नियमों, निर्देशों तथा संविधान के प्रवर्तन में अध्यक्ष की सहायता करना है। अगला है नियम। फ्रेंड्स, ये मैं इसलिए लेके आई हूँ, आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन इतने अच्छे रहते हैं ना, उन लोग खुद मॉडल प्रश्न उसी हिसाब से ही बनाते हैं जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं जिस प्रकार से ये प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला है नियम 115। इस नियम के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के सदस्यों को, यहाँ सदनों आएगा, दोनों सदनों के सदस्यों को किसी मंत्री या सदस्य के वक्तव्य के
तथ्य की त्रुटियों पर आपत्ति उठाने का अधिकार, मतलब कोई मंत्री या सदस्य कुछ बोल देता है तो उसकी त्रुटियां जो उसमें आती हैं उस पर आपत्ति उठाने का अधिकार है। संबद्ध सदस्य ऐसे वक्तव्य में गलत तथ्य को अध्यक्ष के सामने रखता है तथा वास्तविक तथ्य बताता है। इस पर अध्यक्ष की अनुमति मिलने पर वह सदन में संक्षिप्त वक्तव्य देता है, जिसके उत्तर में संबद्ध मंत्री या सदस्य को वक्तव्य या बोलना पड़ता है। अगला है कार्य स्थगन प्रस्ताव। तो यदि देश में कोई विशेष घटना घटित हो जाए या विशेष स्थिति आ जाए तो संसद सदस्य जो होते हैं सदन की कार्यवाही को संसद सदस्य जो है वर्तमान कार्यवाही को स्थगित कर देता है और उस विशेष घटना या स्थिति पर विचार करने का प्रस्ताव कर सकता है। इसको ही हम कार्य स्थगन या काम रोको प्रस्ताव बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये घटना चक्र का जो वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो फिर मैं इसको कंटिन्यू रखूँगी, कम से कम आप लोग इस पर कमेंट कीजिएगा। अदरवाइज़ फिर मैं जो हमारा हैंड रिटन वाला चल रहा है नोट्स का, फिर वही हम एल सीरीज जो चल रही है वही को ही चलाएंगे। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? यह प्रस्ताव लोकसभा की कार्यवाही के साथ जुड़ा है। इसे विपक्षी दल द्वारा सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? इसे विपक्षी दल द्वारा सरकार के विरुद्ध लाया जाता है, जिस पर बहस के पश्चात जो है मतदान किया जाता है। क्या होता है? जिस पर बहस होती है उसके बाद ही इसको मत द्वारा तय किया जाता है। बहस के बाद इसे विचारणीय कार्यसूची में शामिल किया जाए अथवा नहीं, ये मतदान द्वारा ही तय होता है। इसके पारित होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। जब ये पारित हो जाता है तभी सरकार को त्यागपत्र, अविश्वास प्रस्ताव यदि आ जाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव किस सरकार के समक्ष लाया गया था। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।